हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में हमारी यूनिट चल रही है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक, पहला रेजिड्यू एट पोल और दूसरा रेजिड्यू एट इंफिनिटी। और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एकेटीयू एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आता है डायरेक्टली। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जहां पर हम पढ़ेंगे रेजिड्यू थ्योरम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एकेटीयू के फाइनल एग्जाम के लिए। तो रेजिड्यू थ्योरम के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपने आज का लेक्चर समझ लिया तो आप ये मान के चलिए कि रेजिड्यू थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बस आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, जो हम आज करेंगे। यानी कि अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया तो आप ये मान के चलिए कि जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसका 90% पार्ट आपको समझ में आज ही आ जाएगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखें। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये जो टॉपिक है बहुत ही आसान है। आप देखना, इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, तो बहुत इजीली सभी को समझ में आ जाएगा। और मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि ये टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे से करें क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रेजिड्यू एट पोल से। तो देखिए रेजिड्यू एट पोल का मतलब क्या है, पहले उसको समझ लेते हैं। पोल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं पोल के बारे में आपको बता चुका हूं। हम लास्ट लेक्चर में, देखिए लास्ट लेक्चर में आपको मैं जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन है ना, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन और पोल ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये तीनों चीज आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। एक बार फिर से देखिए कि पोल क्या होता है, क्योंकि हमें रेजिड्यू को पोल पे ही कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज, हमने इससे 2 लेक्चर पहले टेलर सीरीज और लॉरेंस सीरीज पढ़ा था, है ना। देखिए लॉरेंस सीरीज जब हमने पढ़ा था तो वहां पर भले ही हमने लॉरेंस सीरीज के जो कितने भी क्वेश्चंस थे वहां पर लॉरेंस सीरीज को हमने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन लॉरेंस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा लास्ट लेक्चर जहां पर हमने सिंगुलैरिटी पढ़ी तो वहां पर भी पूरा सिंगुलैरिटी लॉरेंस सीरीज के ऊपर डिपेंड था। आज का जो हमारा लेक्चर है रेजिड्यू का, वो भी लॉरेंस सीरीज के ऊपर डिपेंड है। जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो भी लॉरेंस सीरीज के ऊपर ही डिपेंड है। देखिए किस तरह से डिपेंड है, जरा ध्यान दीजिए। ये हमारे पास होती है लॉरेंस सीरीज। लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड अबाउट जेड इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए के अबाउट, ये हमारी लॉरेंस सीरीज है। क्या है? लॉरेंस सीरीज है, जिसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो पहला पार्ट होता है इसको हम जनरल पार्ट कहते हैं, और जो ये उसका दूसरा वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ये क्या है? ये लॉरेंस सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट है, ठीक है ना, प्रिंसिपल पार्ट, जिसको मैं शॉर्ट में पीपी लिख देता हूं, प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है। अब देखो पोल कहां से मिलते हैं, पोल इसी प्रिंसिपल पार्ट से मिलते हैं। इस प्रिंसिपल पार्ट में जो डिनोमिनेटर में ये जेड माइनस ए लिखे हुए हैं, है ना, यहां से आपको क्या मिलेगा? पोल। अगर आप लॉरेंस सीरीज का जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर उस प्रिंसिपल पार्ट के डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दें, जैसे यहां पर फैक्टर आपके पास है जेड माइनस ए, इसको आपने 0 पुट कर दिया तो यहां से जेड इक्वल टू ए मिल जाएगा। एंड जेड इक्वल टू ए इज द पोल ऑफ एनालिटिक फंक्शन। तो ये आपके एनालिटिक फंक्शन के पोल होते हैं। इन जनरल अगर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसमें हमें उसके पोल कैलकुलेट करने हो तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 पुट कर देते हैं, वहां से हमारे पास पोल आ जाता है। क्या आ जाता है? पोल आ जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, पोल का ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए। अब पोल का ऑर्डर का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप जेड माइनस ए को 0 पुट करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से समझ लीजिए। जेड माइनस ए को 0 पुट करते हैं तो यहां से आपको जेड की वैल्यू ए मिल जाती है। जेड की वैल्यू क्या मिल जाती है? ए। ये जो अब मतलब आपको एक पोल मिल गया, लेकिन ये पोल कैसा है? ये सिंपल पोल है। कैसा पोल है? सिंपल पोल। बात समझ में आ रही? अगर आप जेड माइनस ए के होल स्क्वायर को 0 पुट करते हो तो देखो जेड की जो वैल्यू होगी ए, वो 2 बार आएगी। यानी कि यहां से जो आपको जेड पोल मिलेगा वो क्या होगा? उसका ऑर्डर 2 होगा, या डबल पोल उसको कह सकते हैं। यहां से जो आपको पोल मिलेगा उसका ऑर्डर 3 होगा। अगर आगे पावर 4 को आप 0 पुट करते हैं तो उसका ऑर्डर 4 होगा। तो एक तो आपको पोल क्या होता है ये पता होना चाहिए, पोल का ऑर्डर क्या होता है ये पता होना चाहिए। जिस पोल का ऑर्डर 1 होता है उसको सिंपल पोल बोलते हैं। देखो जिसका इसका ऑर्डर 1 होगा, क्यों? क्योंकि यहां पर जेड माइनस ए की पावर 1 थी, तो जेड माइनस ए की पावर 1 थी, आपने उसको 0 पुट करा तो उसका जो ऑर्डर आएगा वो 1 आएगा। और जिस पोल का ऑर्डर 1 होता है उसको सिंपल पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंपल पोल। अगर मैं यहां पर जेड माइनस ए की होल पावर 2 को 0 पुट कर दूं
तो यहां से भी मुझे z इक्वल टू ए मिलेगा। लेकिन ये जो z इक्वल टू ए आपको मिला है, ये क्या है? ये है ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, ए पोल ऑफ ऑर्डर 2। ये सेकेंड ऑर्डर का पोल है, या इसको हम ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, इस पोल का ऑर्डर 2 है, या इसको डबल पोल भी कह सकते हैं। इस पोल का ऑर्डर 3 होगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि पोल क्या होता है, पोल कहां से मिलता है, पोल का ऑर्डर क्या है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं रेजिड्यू की, कि रेजिड्यू क्या होता है ना। रेजिड्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, कहां पर करना, देखो यहां पर हमारी हेडिंग क्या है, रेजिड्यू एट पोल। हमें रेजिड्यू को कैलकुलेट करना है कहां पर, पोल पर कैलकुलेट करना है। पोल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, तो आपको पोल पे रेजिड्यू कैलकुलेट करना है। अब जरा ध्यान देंगे पोल पर रेजिड्यू कैलकुलेट होता कैसे है, देखो जरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो एनालिटिक फंक्शन होगा, अब जरा ध्यान देना, पोल हमें रेजिड्यू निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड, हम पोल को लॉरेंस सीरीज से निकाल सकते हैं। कैसे? आपको जो गिवन फंक्शन होगा उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, अगर आपको उसका एक्सपेंशन आता है तो। अगर एक्सपेंशन नहीं आता है तो उसके लिए हमारे पास फिर आगे और मेथड है। तो अगर आपको जो गिवन क्वेश्चन है उसका एक्सपेंशन आपको मालूम है, तो वो एक्सपेंशन लॉरेंस एक्सपेंशन कहलाएगा। और उस एक्सपेंशन के अंदर जो आपका ये b1 होगा, देखिए b1 कौन सी टर्म है, b1 एक्चुअल में 1/z-a का कोफिशिएंट है। देखो b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 1/z-a। क्योंकि यहां पर जो b1 ये वाली जो टर्म लिखी है, इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान देना। इस टर्म को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, b1 इंटू 1/z-a। तो ये जो एक्चुअल में b1 है, z-a का कोफिशिएंट है। तो आप अपने गिवन फंक्शन को एक्सपेंड कर दें लॉरेंस सीरीज में, और जब वो एक्सपेंशन उसका हो जाएगा तो 1/z-a का जो कोफिशिएंट होगा वही आपका रेजिड्यू होगा। यानी कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि रेजिड्यू कुछ नहीं है, सिर्फ लॉरेंस सीरीज में जो लॉरेंस सीरीज का जो एक्सपेंशन होता है उसमें जो b1 है वही आपका रेजिड्यू है गिवन पोल के ऊपर। गिवन पोल के ऊपर पोल क्या है यहां पर, z इक्वल टू a। तो देखो ये लिखा आपका फॉर्मूला, देखो रेजिड्यू कहां पर, z इक्वल टू a पर कितना होता है, b1। और b1 क्या है, कोफिशिएंट है 1/z-a का। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को तभी यूज कर सकते हैं जब हमें एक्सपेंशन आता हो। एक्सपेंशन नहीं आता होगा उसके लिए हमारे पास और मेथड है, उनकी बात हम बाद में करेंगे। पहले इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। नीचे एक फॉर्मूला और लिखा है जिससे हम b1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज अभी हम यहां पर नहीं करेंगे। जो नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला है इसका यूज मैं अभी नहीं करूंगा, आगे एक जगह इसका यूज आएगा, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ये फॉर्मूला आया कहां से, ये आप लोग जानते हैं। b1 जब मैंने आपको लॉरेंस सीरीज बताई थी तो वहां पर हमने bn और an की वैल्यू लिखी थी। उस bn की वैल्यू में अगर आप n की जगह 1 पुट कर देते हैं तो ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये फॉर्मूला हमारा लॉरेंस सीरीज से ही आता है, जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल तो मुझे इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना है, तो पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूं जिससे आपका जो लॉरेंस रेजिड्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, डिटरमाइन द पोल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इस फंक्शन का आपको पोल को डिटरमाइन करना है ना, एंड रेजिड्यू एट ईच पोल, और उसके बाद इसका रेजिड्यू निकालना है। क्या करना है, रेजिड्यू निकालना है। तो पोल भी निकालना है, रेजिड्यू भी निकालना है। देखिए इन जनरल हम क्या करते हैं, पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं और वहां से हमारा पोल आ जाता है। अगर मैं यहां से इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करूं तो z की पावर 4 इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि z इक्वल टू 0 मेरा क्या आ गया, पोल आ गया। ये तो ठीक है, इसका पोल 0 ही होगा, लेकिन इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर आ रहा है 4, जबकि इसका ऑर्डर 4 नहीं है। इसका ऑर्डर 4 नहीं है। देखिए इन जनरल हम डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका पोल गलत आ रहा है, और अगर पोल गलत आ गया तो हम रेजिड्यू नहीं निकाल पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या करेंगे, इसमें हमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और इसका एक्सपेंशन हम जानते हैं, e की पावर 2z, e की पावर x का एक्सपेंशन सबको मालूम है। e की पावर x या e की पावर z क्या होता है, 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम यहां पर। तो अब जरा यहां पर ध्यान से देखें,
तो सबसे पहले मेरे पास जो गिवन फंक्शन है उसको मैं एफ जेड मान लेता हूं। जो गिवन फंक्शन है उसको मैंने अज्यूम कर लिया एफ जेड। तो जरा ध्यान से देखें, एफ जेड कितना दिया है, 1 माइनस ई की पावर 2 जेड डिवाइडेड बाई जेड की पावर 4। और इसको मैं कर देता हूं एक्सपेंड बाय दिस फॉर्मूला। तो एक्सपेंड करने से पहले हम क्या करते हैं, इसमें से जेड की पावर 4 को बाहर कर देते हैं इस तरह से, 1 अपॉन जेड की पावर 4, चलिए नीचे लिख देता हूं, 1 अपॉन जेड की पावर 4, इसको मैंने पहले कर दिया बाहर, 1 अपॉन जेड की पावर 4, ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 माइनस ई की पावर 2 जेड। अब मुझे ई की पावर 2 जेड का एक्सपेंशन करना है, तो देखो कितना आएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड की पावर 4। देखो 1 तो ऐसी रहेगा, माइनस ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 प्लस जेड की जगह ध्यान रखना 2 जेड है, तो 1 प्लस 2 जेड प्लस 2 जेड का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2 जेड की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 2 जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 2 जेड अपॉन 2 जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। वैसे तो 3 ही टर्म से काम चल जाता है, पर मैंने ज्यादा इसलिए लिखी है क्योंकि हमारा बाहर जेड की पावर 4 लिखा हुआ है, तो कुछ पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए हमें ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे मैंने लिखा। चलिए अब इसके आगे देखिए, नाउ एफ जेड इज इक्वल टू, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं, 1 अपॉन जेड की पावर 4 को भी बाहर ही रखते हैं। देखो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, प्लस 2 जेड प्लस 4 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहां पर क्यूब करेंगे तो 8 जेड स्क्वायर, 8 जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस यहां पर 16 जेड की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड प्लस 32 जेड की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। अब यहां पर जरा ध्यान दें, यहां पर मेरे पास 1 से 1 हो गया कैंसिल, बचा क्या, जो बचा उसमें जेड की पावर 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो देखिए मेरे पास एंड में आ जाएगा एफ जेड इक्वल टू, जेड की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन जेड क्यूब बचेगा। देखो 2 अपॉन जेड क्यूब, क्यों बचा जेड क्यूब, क्योंकि नीचे जेड की पावर 4 है, जेड के नीचे जाएगा तो एक जेड से एक जेड कम कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर 4 अपॉन देखो जेड की पावर 2 है, यहां 4 है, तो जेड की पावर 2 बचेगा, इनटू में 2 फैक्टोरियल प्लस यहां पर अगर हम जाएंगे तो 8 अपॉन जेड इंटू 3 फैक्टोरियल बचेगा। अच्छा माइनस, एक मिनट, हमारे पास माइनस साइन था बाहर, ओ ये सब जगह माइनस आएगा भाई, यहां पर सभी प्लेस पर माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा, यहां भी माइनस आएगा और यहां भी माइनस आएगा। तो सभी जगह मैं माइनस लगा देता हूं पहले, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 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 और यहां भी माइनस, और एक और रह गया ये, यहां पर भी माइनस। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा यहां पर भी देखो, अब ये माइनस हो गया सब, तो यहां भी माइनस साइन आएगा, जरा ध्यान दें, यहां ये माइनस आ गया, ये भी माइनस आएगा, है ना, और ये भी माइनस आएगा, सबको माइनस कर देता हूं, तो माइनस माइनस। अब जरा आगे देखो, तो 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। अच्छा जब ये जेड की पावर 4, अच्छा यहां जेड की पावर 4, ये कैसे लिख दिया, ये जेड की पावर, देखो अब ये जेड की पावर 4 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर ऊपर बचेगा 16, कितना बचेगा 16 अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 16 अपॉन 4 फैक्टोरियल। चलिए आगे चलते हैं ना, यहां पर देखो माइनस का 32 जेड अपॉन 5 फैक्टोरियल और माइनस डैश 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 किया। अब जरा देखते हैं आंसर क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए, जरा देखो यहां पर आंसर होता है रेजिड्यू जेड इक्वल टू ए, बी1 होता है, बी1 कोफिशिएंट है 1 अपॉन जेड माइनस ए का,
अब यहां पर जरा z माइनस ए, अब z माइनस ए क्या होगा? अगर आप यहां पर ध्यान दें तो इसका पोल क्या है? देखो पोल कैसे मिलता है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी लॉरेंस सीरीज होती है उसमें जो डिनोमिनेटर होता है इसको 0 पुट कर दो किसी को भी, वहां से आपको पोल मिल जाएगा। अगर आप हाईएस्ट पावर वाले डिनोमिनेटर को 0 पुट करोगे तो आपको ऑर्डर भी पता चल जाएगा। तो यहां पर जरा वापस आते हैं, देखो यहां डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर z की पावर 3 है, अगर इसको मैं 0 पुट करता हूं तो मुझे पोल मिलेगा 0, जिसका ऑर्डर कितना होगा 3। देखो यहां पर पोल का ऑर्डर 3 होगा, जबकि अगर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा था तो पोल का ऑर्डर 4 आ रहा था, तो गलत हो जाता। तो यहां पर पोल का ऑर्डर कितना है? 3 है। तो चलिए यहां पर आगे इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, है ना। चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहीं पर इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं, ये लीजिए। चलो अब आगे देखो यहां पर मेरे पास रेजिड्यू, अब मुझे क्या निकालना है ना, रेजिड्यू z इक्वल टू 0 पे। चलिए पहले पोल निकाल लेता हूं, पोल क्या होगा, z क्यूब इक्वल टू 0, यानी कि यहां से पोल मेरे पास आएगा z इक्वल टू 0, जिसका ऑर्डर पोल ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या है? पोल ऑफ ऑर्डर 3। 3 पोल का ऑर्डर मेरे पास आ गया। अब मैं यहां पर सीधे इसका आंसर लिखता हूं, नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0, क्योंकि पोल पे रेजिड्यू निकालना है, पोल हमारा 0 आ रहा है, तो पोल पे रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या है? b1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z माइनस ए। अब a तो 0 है, यानी कि आपको कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z देखना है। जरा ध्यान से देखो, 1 अपॉन z माइनस ए का कोफिशिएंट चाहिए, लेकिन a तो 0 है, तो 1 अपॉन z का कोफिशिएंट देखो जरा। अब यहां पर आ जाओ 1 अपॉन z का कोफिशिएंट, देखो यहां इसको देखो जरा ध्यान से, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, यहां से 1 अपॉन z को मैं अलग कर दूं तो 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल इसका कोफिशिएंट बच रहा है माइनस में। किसमें बच रहा है? माइनस में। इसका मतलब हमारा 1 अपॉन z का जो कोफिशिएंट है वो यहां से मिलेगा, माइनस का 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस का 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, सभी को समझ में आ गया होगा, 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन 3 इंटू 2, 2 से 8 को काट दो 4 टाइम्स, और ये माइनस में है, तो इसका जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन 3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है किसी के भी रेजिड्यू को कैलकुलेट करना। तो ये था हमारा रेजिड्यू बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉरेंस सीरीज या बाय द डेफिनेशन ऑफ रेजिड्यू। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया जो डायरेक्ट डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड था, लॉरेंस सीरीज के ऊपर बेस्ड था। इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है, लॉरेंस सीरीज का जो डिनोमिनेटर होता है ना, इसमें आप डिनोमिनेटर को अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपको पोल मिल जाता है, और यहां से आपको ऑर्डर भी पता चल जाता है कि पोल का ऑर्डर क्या है। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन ये मेथड हम तब लगा पाएंगे जब हमें एक्सपेंशन पता हो। अब सभी क्वेश्चन में हमें एक्सपेंशन पता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सपेंशन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हमारे पास रेजिड्यू को कैलकुलेट करने के कुछ और मेथड्स हैं। पहले उन मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो अदर मेथड्स टू फाइंड रेजिड्यू एट पोल, पोल पे रेजिड्यू निकालने के कुछ और मेथड हमारे पास हैं। देखिए कौन कौन से मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, आप जरा ध्यान से समझेंगे इनको। पहला मेथड, व्हेन z इक्वल टू a इज अ सिंपल पोल। अब ध्यान रखना, सिंपल पोल के लिए अलग मेथड है, डबल पोल या ट्रिपल पोल के लिए अलग मेथड है। यानी कि अगर पोल का ऑर्डर 1 होगा तो फॉर्मूला अलग होगा, पोल का ऑर्डर 2 या 2 से ज्यादा होगा तो फॉर्मूला अलग होगा। तो यहां पर इस चीज को जरा ध्यान से समझे, अगर z इक्वल टू a आपके पास एक सिंपल पोल है, बता चुका हूं सिंपल पोल क्या होता है, जिसका ऑर्डर 1 है, तो रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होगा सिंपल पोल पे? तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू a, z इक्वल टू a क्या पोल है, फॉर्मूला देखो क्या है, लिमिट z टेंड्स टू a, z a को अप्रोच कर रही है, a क्या है? पोल है। z माइनस a, पहले ब्रैकेट में z माइनस a आ जाएगा, और fz क्या है? जो आपको क्वेश्चन गिवन है, जो फंक्शन आपको गिवन है जिसका आपको रेजिड्यू निकालना है, वो आपका fz है। यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके बाद आप लिमिट निकाल लें। लिमिट निकालना आपको अच्छे से आता है,
है ना। बहुत सिंपल लिमिट होगी, बहुत डिफिकल्ट यहां पर लिमिट नहीं होगी। आप लिमिट निकालने और आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना आसान हो गया यहां से रेजिड्यू निकालना, कोई एक्सपेंशन नहीं करना आपको यहां पर। बात समझ में आ रही है, कोई एक्सपेंशन आपको यहां पर नहीं करना। आगे चलते हैं, अगर z इक्वल टू ए का जो पोल है, अगर ये m ऑर्डर का है, मतलब इसका ऑर्डर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तब क्या तरीका होगा पोल को निकालने का, जरा ध्यान दीजिए। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू ए, ध्यान रखना ये z इक्वल टू ए, यहां पर जो z इक्वल टू ए है इसका पोल का ऑर्डर m है। m मतलब 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, वहां पर उसका ऑर्डर 1 है। तो देखिए फॉर्मूला बदल गया, क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल। m क्या है, पोल का ऑर्डर है। अगर पोल का ऑर्डर 2 होगा तो 2 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 3 होगा तो 3 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 4 होगा तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद लिमिट z टेंड्स टू a, वही लिमिट जो आपकी z a को अप्रोच कर रहा है, सेम। अब यहां पर देखो, यहां पर आएगा डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्या होगा, देखो जो पोल का ऑर्डर है उसको एक कम कर दो। अगर मान लीजिए पोल का ऑर्डर 2 है तो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अगर पोल का ऑर्डर 3 है तो आपको 2 बार करना पड़ेगा। अगर पोल का ऑर्डर 4 है तो आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। किसका, पहली टर्म तो यहां पर आएगी z माइनस ए की होल पावर m, यानी कि z माइनस ए की पावर वही आएगी जो पोल का ऑर्डर होगा। ये तो आपको लिखना है। और बाकी जो क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है fz लिख देंगे, dz कर देंगे, सॉरी fz आप यहां पर लिख देंगे, dz यहां पर नहीं है, ये dz यहां पर नहीं है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इसको मैं हटा देता हूं, देखो तो यहां पर ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये लीजिए, तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा और इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला। समझ में आ गया होगा सभी को, चलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हेन z इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल, देखो z इक्वल टू ए एक सिंपल पोल ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि फंक्शन आपको इस फॉर्म में दिया होता है ना, फाई जेड अपॉन साई जेड, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको एक फंक्शन दिया जेड की फॉर्म में, जेड की फॉर्म में, और आप उसको ऊपर वाले दोनों मेथड से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ट्राई करना है ये वाला मेथड। देखिए ये और आसान मेथड है, क्या है, अगर z इक्वल टू एक सिंपल पोलर फंक्शन इस फॉर्म में दिया है तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाला फंक्शन तो एज इट इज रख देना है ऊपर ही, और जो नीचे वाला फंक्शन है उसको पहले डिफरेंशिएट करो एक बार, किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में। जब वो डिफरेंशिएट हो जाए तो डिफरेंशिएट होने के बाद उसको नीचे पुट कर दो और z की जगह पुट कर दो वैल्यू a। z की जगह क्या पुट करना है, a को पुट करना है, और जैसे ही आप z की जगह a पुट करेंगे आपको रेजिड्यू मिल जाएगा गिवन पोल के ऊपर। अब मैं आपको इन तीनों फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, तो आपको क्लियरली ये तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको यहां पर एफ जेड दे रखा है, एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 1। देखो यहां पर इसको हम एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंशन से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बिना एक्सपेंशन के छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली अगर आपको कहीं पर भी ऊपर भी पॉलिनोमियल दिखाई दे रही है और नीचे भी पॉलिनोमियल दिखाई दे, मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है पूरा का पूरा, तो आपको ये मान के चलिए इन्हीं मेथड्स को अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके पोल भी निकालते हैं और इसका रेजिड्यू भी निकालते हैं पोल के ऊपर। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, पोल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। फोर पोल के लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देना है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा कि सर लास्ट क्वेश्चन में हम डिनोमिनेटर को 0 पुट नहीं कर पा रहे थे, यहां हमने कर दिया। बिल्कुल, एक्चुअली में लास्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या थी, ऊपर e की पावर z आ रहा था, जब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है थोड़ा सा, उसकी वजह से क्या होता है, लॉरेंस सीरीज चेंज हो जाती है। तो ध्यान रखना, जहां पर e की पावर z आ रहा है तो वहां पर एक बार आपको जिसका एक्सपेंशन आपको मालूम है उसका एक्सपेंशन का आप यूज करें। जहां पर एक्सपेंशन नहीं मालूम है, अलजेब्रिक फंक्शन, अगर आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिया है तो आप सीधे डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो। अगर आपको अलजेब्रिक फंक्शन दिया है तो डिनोमिनेटर को क्या पुट कर दो, 0। तो यहां पर अलजेब्रिक है। चलिए, तो यहां से z की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, और यही मेरे पास पोल है। और ये कैसा पोल है, z की वैल्यू 1 आ रही है, कैसा पोल है, सिंपल पोल है, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। दिस इज अ सिंपल पोल,
और जब हमारे पास पोल सिंपल होता है तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, रेजिड्यू जेड इक्वल टू ए इक्वल टू लिमिट, ये फॉर्मूला मैं यहां पर लगाऊंगा, देखो फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ जाएगा। कितना छोटा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। देखो आप इसमें जैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं इधर लिख रहा हूं, देखिए रेजिड्यू एट, देखो रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 पर रेजिड्यू का फॉर्मूला लिखेंगे पहले, लिमिट जेड टेंड्स टू 1 और जेड टेंड्स टू 1, देखो यहां पर जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस ए एफ जेड, और यहां पर क्या लिखेंगे जेड माइनस 1 एंड एफ जेड, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। ठीक है ना, ये देखो जेड माइनस ए था, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, जेड इक्वल टू 1, यहां भी 1 यहां भी 1, और एफ जेड। अब क्या करें, एफ जेड की वैल्यू पुट कर दें। तो यहां पर देखो जब आप एफ जेड की वैल्यू पुट करने जाओगे, जेड टेंड्स टू 1, तो जेड माइनस 1 इंटू कितना दिया है, जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो आपका ये हमेशा कैंसिल आउट होगा, ये एक फैक्टर हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास, बचा लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1 और यहां पर बचा जेड। अब लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर आ गया 1। तो यानी कि हमारा फाइनली जो रेजिड्यू आ गया, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मतलब इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना, यही सब करना है सब में, बस थोड़ा सा पोल ज्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, लेकिन करना तो यही है, सभी क्वेश्चन में मुझे यही करना है, कुछ अलग नहीं है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अगेन डिटरमाइन द रेजिड्यू, आपको इसका रेजिड्यू को डिटरमाइन करना है एट सिंपल पोल। कहां पर करना है, अब देखो इसमें कंडीशन दे दी कि सिंपल पोल पे ही कैलकुलेट करना है, सिंपल पोल पे ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लिख के इसके पोल कैलकुलेट कर लेता हूं। तो देखिए फंक्शन है मेरे पास एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 3 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 4 जेड माइनस 2 जेड माइनस 3। ठीक ना, अब मैं क्या करूंगा, इसके पोल निकालूंगा। तो पोल के लिए क्या करना होता है, मुझे डिनोमिनेटर को 0 पुट करना होता है। 4 पोल के लिए मैं इसके डिनोमिनेटर को 0 पुट करूंगा। डिनोमिनेटर में देखो क्या क्या है, जेड माइनस 1 की पावर 4 है, जेड माइनस 2 है, जेड माइनस 3 है, सबको रख दिया 0। अब देखो सबको 0 रख दिया, सब अलग अलग 0 रखे जाएंगे, तो यहां से जेड की वैल्यू यहां से 1 मिलेगी, यहां से 2 मिलेगी, यहां से 3 मिलेगी। तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू 1 आई, दूसरी वैल्यू 2 आ गई, जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, ये 3 वैल्यू मेरी यहां से आ गई। अब जरा ध्यान देना, जो जेड इक्वल टू 1 है ये क्या है, ये पोल है ऑर्डर 4 का, ए पोल ऑफ ऑर्डर 4, ए पोल ऑफ ऑर्डर 4, इस पोल का ऑर्डर 4 है, ध्यान रखना। जेड इक्वल टू 2 है, ये जो पोल है इसका ऑर्डर 1 है, और जिसका ऑर्डर 1 होता है उसको हम कहते हैं सिंपल पोल। क्या कहते हैं, सिंपल पोल। ये भी हमारा क्या है, सिंपल पोल। तो सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि सिंपल पोल और डबल पोल या फिर पोल ऑफ ऑर्डर 3 या पोल ऑफ ऑर्डर 4 क्या होते हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है, सिंपल पोल पे निकालना, मतलब मुझे रेजिड्यू 2 बार निकालना है। इस बार एक बार तो इसके लिए निकालना है, एक बार कैलकुलेट करना है जेड इक्वल टू 2 के लिए, और एक बार कैलकुलेट करना है जेड इक्वल टू 3 के लिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं निकालता हूं रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 2, जो कि एक सिंपल पोल है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 2 जेड माइनस 2 एफ जेड, ये हो गया फॉर्मूला। और यहां पर एफ जेड को उठा के रख देते हैं, देखिए कितना आ जाएगा। तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू 2 जेड माइनस 2 एफ जेड की वैल्यू रख दीजिए यहां पर, जेड की पावर 3 अपॉन जेड की पावर 3 अपॉन जेड माइनस 1 की पावर 4 इंटू जेड माइनस 2 और इंटू जेड माइनस 3। अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, जरा ध्यान देना। यहां से जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, जो बचा उसमें लिमिट लगा देंगे। लिमिट जेड अप्रोचेस टू 2 जेड क्यूब अपॉन
जेड माइनस वन की पावर 4 इंटू जेड माइनस 3। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखो लिमिट अप्लाई करने पे कितना मिलेगा जरा ध्यान देना। लिमिट अप्लाई करता हूं तो लिमिट जेड की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई यहां 2 माइनस 1 यानी कि 1 की पावर 4 और यहां पर 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और नीचे माइनस भी है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि यहां से हमारे पास रेजिड्यू कितना आ गया -8 आ गया। कितना आ गया -8। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख लेता हूं मैं। तो यहां पर जरा ध्यान देंगे नेक्स्ट कितना आएगा। तो हमारे पास रेजिड्यू आ गया z इक्वल टू 2 पर यहां पर लिख देता हूं। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 2 देखो तो यहां से मुझे रेजिड्यू मिल गया। रेजिड्यू z इक्वल टू 2 पर मैंने कैलकुलेट किया कितना आ गया -8 आ गया। तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर तो आ गया। अब आगे देखो ये मेरा फर्स्ट पार्ट 2 पर रेजिड्यू निकाल दिया मैंने। अब एक रेजिड्यू और निकालना है। आगे देखो जरा नाउ रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3 देखो जरा कितना आएगा जरा ध्यान दे इधर। रेजिड्यू देखिए रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3 इज इक्वल टू लिमिट z3 को अप्रोच करेगा z माइनस 3 और यहां पर आ जाएगा fz। बस वैल्यू को पुट कर दें आंसर आ जाएगा। तो यहां पर मैं वैल्यू को पुट करने जा रहा हूं। लिमिट z3 को अप्रोच कर रहा है z माइनस 3 और यहां पर वैल्यू पुट करेंगे कितना है fz z क्यूब अपॉन वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं z माइनस 1 की पावर 4 z माइनस 2 z माइनस 1 की पावर 4 z माइनस 2 और z माइनस 3 ये मेरे पास है। और यहां से देखो क्या कैंसिल होगा इस बार z माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। जो बचा उसमें लिमिट लगा देंगे। तो चलिए बचे हुए पार्ट में लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट z अप्रोचेस टू 3 ये कितना बचा z की पावर 3 बचा मेरे पास यहां पर और डिनोमिनेटर में z माइनस 1 की पावर 4 और z माइनस 2 बचा। अब यहां पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं जरा ध्यान देना। वैल्यू को यहां पर अब मैं क्या कर देता हूं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ना। तो रेजिड्यू कहां पर निकाल रहे हैं z इक्वल टू 3 पर। जब आप लिमिट पुट करेंगे देखिए कितना आएगा ऊपर 3 है 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3 नीचे 3 माइनस 1 2 बचेगा 2 की पावर 4 2 की पावर 4 और 3 माइनस 2 इंटू 1 तो देखो कितना आ गया ये आ गया रेजिड्यू एट z इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 27 अपॉन 16 27 अपॉन 16। तो कितनी आसानी के साथ हमारा ये आंसर भी यहां से क्लियरली आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये आंसर कैलकुलेट हुआ है। बहुत ही आसान है। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा रेजिड्यू तो बहुत ही आसान टॉपिक है कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन का रेजिड्यू निकालना है एट इट्स डबल पोल। डबल पोल का मतलब जिस पोल का ऑर्डर 2 होगा उस पोल के लिए आप रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले पोल निकालेंगे। पोल कैसे निकालते हैं डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देंगे। तो चलिए मैं यहां पर डिनोमिनेटर को 0 पुट करूंगा। सबसे पहले लिखेंगे fz इज इक्वल टू z स्क्वायर डिवाइडेड बाई z माइनस 1 की पावर 2 और z माइनस 2 ये मेरे पास है। अब मैं यहां से निकालूंगा पोल। तो जरा ध्यान से देखें 4 पोल्स 4 पोल्स। चलिए पोल निकालते हैं। तो यहां से पोल के लिए मैं पुट करूंगा z माइनस 1 की पावर 2 और z माइनस 2 को 0। तो यहां से मुझे z माइनस 1 है z प्लस 1 है z प्लस 1 ठीक है ना। चलिए तो यहां पर दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे। तो यहां से मुझे -1 मिलेगा यहां से 2 मिलेगा। तो अब यहां पर देखो z इक्वल टू -1 मिला और z इक्वल टू 2 मिला। अब यहां पर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है डबल पोल है। डबल पोल मतलब जिस पोल का ऑर्डर क्या हो 2 हो। और ये हमारा सिंपल पोल है सिंपल पोल। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमें कहां पर रेजिड्यू निकालना है ना।
अब देखो डबल पोल पे निकालना यानी कि ऐसे पोल पे निकालना जिसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, आप जरा ध्यान देना। रेजिड्यू, रेजिड्यू निकालेंगे कहां पर, z इक्वल टू -1 पर। फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑर्डर कितना है इसका 2 है, तो 1/2 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि m - 1 फैक्टोरियल होता है, लिमिट, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, डिफरेंशिएशन। अब देखो पोल का ऑर्डर कितना है 2 है, तो डिफरेंशिएशन एक बार होगा। पोल का ऑर्डर 3 होता तो डिफरेंशिएशन 2 बार होता, तो एक बार होगा तो d/dz। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले तो आप यहां पर लिखेंगे z + 1 का होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में यहां पर z - a का होल स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर z - a की पावर m होती है, जो पोल का ऑर्डर होता है। पोल का ऑर्डर 2 है, तो यहां पर इसलिए पावर 2 आ गई। अब z - a, जब आप z - a लिखेंगे तो यहां पर जरा ध्यान देना, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -1 है, तो ये z माइनस और -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहां पर z + 1 ही आएगा। चलिए एक बार आपको फॉर्मूले में दिखा देता हूं। देखो ये फॉर्मूला है, हमारे पोल का जो ऑर्डर है वो 2 आया, इसका मतलब m की वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। लिमिट z टेंड्स टू -1, अच्छा यहां पर लिमिट में -1 होगा, और देखो m - 1 यानी कि a की बार डिफरेंशिएशन करना है, z - a। अब देखो a की वैल्यू कितनी -1 है, तो यहां पर जब a की जगह -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये z + 1 की पावर 2 आएगा और fz आ जाएगा। तो अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन में। हाँ अच्छा, लिमिट यहां पर लिखेंगे, लिमिट क्या होगी, z टेंड्स टू -1, z टेंड्स टू -1, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये आ गया। अब fz, ये फॉर्मूला मेरे पास बन गया। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो बची हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, ये 1/1 फैक्टोरियल बचेगा, लिमिट z अप्रोच करेगी -1 को। अब यहां पर अंदर देखो जरा, d/dz, z + 1 का होल स्क्वायर इंटू fz कितना है, z² अपॉन z + 1 का होल स्क्वायर और z - 2। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप इस तरह से करेंगे एक फैक्टर हमेशा कैंसिल होता है, ये हमेशा कैंसिल होगा नीचे से, ठीक। चलिए 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो बाहर तो 1 ही बचा। लिमिट z अप्रोच करेगी -1 को। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और उसके बाद इसमें लिमिट लगा देंगे। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो ऊपर z² है, चलिए पहले मैं लिख ही लेता हूं एक बार और, d/dz, ऊपर है z², नीचे है z - 2। नाउ इसमें डिफरेंशिएशन करना है तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है ना। न्यूमरेटर, अच्छा एक चीज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में और समझा दूं कि यहां पर सिंपल पोल पे पूछा था हमसे, अगर यहां पर क्वेश्चन ये होता कि डिटरमाइन द रेजिड्यू, इसका रेजिड्यू कैलकुलेट करो एट पोल, मतलब आपको सारे पोल पे कैलकुलेट करना पड़ता। तो अगर आपको z = 1 वाले पोल पे कैलकुलेट करना पड़ता तो मालूम है आपको डिफरेंशिएशन 3 बार करना पड़ता। हालांकि जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता जहां पर 3 बार डिफरेंशिएशन करना पड़े, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन रूल लगाना पड़ता है और 3 बार क्वेश्चन रूल लगाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए वैसे जनरली कभी 3 बार के लिए पूछा नहीं जाता है ना, लेकिन अगर मान लो बाई चांस आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 बार डिफरेंशिएट करते चले जाएं, ठीक है ना। और जब आखिरी बार आप डिफरेंशिएट करें तो उसमें सिंप्लीफिकेशन ना करें, सीधे लिमिट लगा दें तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वैसे एक मेथड और भी है, जब हमारे पास m की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 4, 5 हो जाती है, तो उसके लिए एक मेथड और भी है, लेकिन क्योंकि जब एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता तो फिर मैं उस मेथड को आपको क्यों बताऊं, उस मेथड में डिफरेंशिएशन नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। तो बिना मतलब कि एक मेथड एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए अगर बाई चांस आ भी जाए तो आप 3 बार डिफरेंशिएट कर लेना। वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन तक आता है और 2 बार हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहां पर तो एक ही बार करना है, चलिए कर देते हैं। लिमिट z जो है वो -1 को अप्रोच कर रहा है। देखो क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज लिखेंगे, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, z² का 2z हो जाएगा, 2z माइनस, अब न्यूमिनेटर को ऐसे ही लिखेंगे और डिनोमिनेटर का करेंगे तो डिनोमिनेटर में z का 1 हो जाएगा, 2 का 0, तो 1 1 ही आएगा, खत्म। अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर।
अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई मत करना, सीधे यहीं पर वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चल के इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं, तो जरा यहां पर ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, तो मेरे पास रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू -1 कितना आ रहा है, रेजिड्यू जेड इक्वल टू -1 पे वैल्यू पुट करें लिमिट की, सभी जगह जेड की जगह -1 पुट कर दे। देखो कितना आएगा, जेड की जगह -1 पुट करूंगा तो -1 -2 आ जाएगा ब्रैकेट में, -1 -2 आ जाएगा इस ब्रैकेट में। फिर यहां पर जेड की जगह -1 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा इसके बाहर, फिर माइनस, इधर आ जाओ, यहां पर -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां पर -1 -2 का होल स्क्वायर बनेगा, -1 -2 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिख दे तो देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 और -2 प्लस का 6 आएगा। देखो -3 इंटू -2 प्लस 6 माइनस यहां पर 1 नीचे -3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9। यानी कि फाइनली आपके पास जो रेजिड्यू आ गया, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 5 ऊपर और 9 नीचे, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा रेजिड्यू आ गया डबल पोल पे। तो मेरे ख्याल से सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि डबल पोल पे रेजिड्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। तो देखो मैंने आपको सिंपल पोल का फॉर्मूला यूज करा दिया, डबल पोल का फॉर्मूला यूज करा दिया, है ना, जहां पर पोल एक से ज्यादा हो। अब एक फॉर्मूला और बच गया जो हमने अभी तक यूज नहीं करा, इसमें से कौन सा है, ये वाला, ये जेड इक्वल टू ए सिंपल पोल होगा, लेकिन क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। तो क्या करना है जरा ध्यान से समझे। हम इसका क्वेश्चन मेरे पास अब आ गया, ये रहा, डिटरमाइन द पोल एंड रेजिड्यू ऑफ ईच पोल ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपको दिया एफ जेड इक्वल टू कॉट जेड, एफ जेड इक्वल टू में कॉट जेड, इसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्या ये फ्रैक्शन में है, क्या ये फाई जेड अपॉन साई जेड की फ्रैक्शन में है, फॉर्म में है, बिल्कुल है। आप कॉट को जानते हैं, कॉट का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं। कॉट को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कॉस जेड अपॉन साइन जेड, क्योंकि देखो डायरेक्ट करने में इसको प्रॉब्लम आएगी। भाई आप इसको एक्सपेंशन करेंगे तो आपको कॉट का एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम जनरली साइन कॉस और टेन का ही एक्सपेंशन याद रखते हैं। तो एक्सपेंशन से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कॉट का एक और एक्सपेंशन याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज, यहां से बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, मैंने इसको कॉस अपॉन साइन लिख दिया। अब पहले मैं इसके पोल निकालूंगा, क्या निकालूंगा, पोल। तो देखिए पोल के लिए क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं। तो पहले मैं इसके निकालूंगा पोल, तो 4 पोल। चलिए पोल्स निकालते हैं। तो पोल्स आप इसके निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन जेड को 0 पुट करना पड़ेगा। और यहां से आप जानते हैं साइन 0 कब होता है, एन पाई पे 0 होता है, एन पाई। साइन 0 कब होता है, साइन एन पाई पर, मतलब सारी वैल्यू हो गई है। साइन देखो एन का मतलब है एन की जगह 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं आप, माइनस में प्लस में। तो साइन एन पाई, यानी कि जेड की वैल्यू यहां से मुझे मिल गई एन पाई। कितना मिल गया, एन पाई मिल गया। ये पोल है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कैसा पोल है, क्या ये सिंपल पोल है या नहीं है। तो 100% ये सिंपल पोल है। क्यों है सिंपल पोल, क्योंकि यहां पर जो ये एन पाई आ रहा है ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, डिफरेंट वैल्यू है। 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, माइनस पाई -2 पाई -3 पाई। तो ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट। तो इसका मतलब सिंपल पोल है, और सिंपल पोल है तो सिंपल पोल का फॉर्मूला हम लगाएंगे। लेकिन यहां पर बात आ रही है कि ये फ्रैक्शन में है, तो जरा फ्रैक्शन को भी देख लेते हैं। देखिए अब हम यहां पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान देना ना, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू एन पाई इज इक्वल टू, सिंपल पोल है, ध्यान देना सिंपल पोल है। ये देखिए ये रहा, जेड इक्वल टू ए इज ए सिंपल पोल, और एफ जेड किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि फाई ए अपॉन साई जेड ए, मतलब उसका डिफरेंशिएशन करके लिखना है। तो देखो मैं यहां पर फॉर्मूला लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, ये लीजिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है फाई जेड अपॉन साई डैश, एक मिनट, मतलब इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्म में, ये देखो इसी फॉर्म में लिखा हुआ। तो मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, कॉस जेड अपॉन, अब जरा ध्यान देना,
कॉस जेड अपॉन नीचे, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होता है। देखो फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, फाई जेड, अगर फंक्शन इस फॉर्म में है, अगर आपका फंक्शन इस फॉर्म में है और हमारा फंक्शन इस फॉर्म में है, तो क्या करना होता है आपको, ऊपर वाले को एज इट इज लिखते हैं, नीचे वाले का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और इसमें जेड के प्लेस पर ए पुट कर देते हैं। ये हमें करना है एक्चुअल में। तो क्या करें, ऊपर वाले को एज इट इज रखें, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस जेड आ जाएगा, और यहां पर जेड के प्लेस पर आपको एन पाई रखना है, क्योंकि सिंपल पोल आपका एन पाई आ रहा है। अब देखो यहां पर, अब हालांकि ये कट गया तो फिर भी लेकिन वैल्यू पहले रख देते हैं। तो जेड की जगह अगर मैं कॉस एन पाई रखता हूं और नीचे भी मैं कॉस एन पाई रखता हूं, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहां ये कट गया। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू एन पाई इक्वल टू 1। तो देखो कितने आसानी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, खत्म। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी आपको लगाना आना चाहिए। ये फाई जेड है, ये साई जेड है, लेकिन साई जेड हमारा एक्चुअल में यहां पर ये फाई जेड है और ये साई जेड है। फाई जेड को तो ऐसे ही लिखना है, साई जेड का डिफरेंशिएशन करके लिखना है। तो कितना है, कॉस जेड हो गया, और उसमें फिर जेड की जगह एन पाई पुट कर देना। ये मैंने फॉर्मूला यहां पर लगा दिया। तो फॉर्मूले को चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या था, रेजिड्यू, यहां पर मैंने जो फॉर्मूला लगाया वो क्या लगाया, रेजिड्यू जेड इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई जेड अपॉन साई डैश जेड, और इसमें वैल्यू क्या पुट कर देनी है, जेड इक्वल टू ए। इस फॉर्म में फॉर्मूले को याद कर लीजिए आप, ज्यादा आसानी आपको लगेगी। ये लीजिए, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया है, तो कोई कंफ्यूजन अब मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं बचा होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो ये था हमारा रेजिड्यू एट पोल। तो पहला टॉपिक आज हमारा खत्म हो गया, क्योंकि आज मुझे 2 टॉपिक पढ़ाने थे, रेजिड्यू एट पोल और रेजिड्यू एट इंफिनिटी। तो रेजिड्यू एट पोल के मैंने आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको करा दिया है। अब हम बात करेंगे रेजिड्यू एट इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी पे रेजिड्यू कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो इंफिनिटी पे अगर आपको रेजिड्यू निकालना है, तो पहला मेथड तो हमारा वही है जो वहां पर था, डेफिनेशन से। आप क्या करो, जो आपका गिवन फंक्शन है, अगर आप उसको लॉरेंस सीरीज से एक्सपेंड कर सकते हैं तो उसको एक्सपेंड कर दीजिए। फिर उस एक्सपेंशन में 1 अपॉन जेड का जो कोफिशिएंट होगा सेम वही है, 1 अपॉन जेड माइनस ए। तो ए जनरली यहां पर 0 होता है, तो जो जेड का 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट होगा उसमें बस आपको माइनस साइन लगा देना है। पहले माइनस नहीं लगा रहे थे, यहां पर माइनस लग जाएगा। मतलब सेम फॉर्मूला है, आपको 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट देखना है और उसमें माइनस साइन लगा देना। जबकि पोल के केस में हम 1 अपॉन जेड का ही कोफिशिएंट देख रहे थे, लेकिन वहां माइनस साइन नहीं लगा रहे थे, तो केवल माइनस का अंतर आया फॉर्मूले में, है ना। और यहां पर क्योंकि ए 0 होता है इसलिए हम 1 अपॉन जेड कह रहे हैं, नहीं तो हम 1 अपॉन जेड माइनस ए भी इसको कह सकते थे। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आसान है, आगे चलते हैं। दूसरा फॉर्मूला, जैसे यहां पर वहां पर भी था ये, लेकिन हमने इसको वहां पर भी यूज नहीं करा था, इसको यहां पर भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं करेंगे, वहां पर भी मैंने यूज नहीं करा, यहां भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना भी हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं करना होगा आपको, इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, जैसा कि हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम में किया था। आगे चलते हैं। थर्ड, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे रेजिड्यू का। क्या है इसमें, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको जेड इक्वल टू ए नहीं, यहां पर जेड इक्वल टू इंफिनिटी होगा, तो यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। अगर आपको इंफिनिटी पे रेजिड्यू निकालना है, इसको मैं 1 मिनट करेक्ट कर देता हूं। चलिए, तो करेक्ट हो गया ये, है ना। ये सब इंफिनिटी पे, रेजिड्यू एट इंफिनिटी। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूलों को हम यूज करेंगे, एक ये और एक ये, ठीक है ना। चल, इन दोनों फॉर्मूलों का यूज हम करेंगे। इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं। बाकी एक फॉर्मूला और भी है जो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालना है और मान लीजिए आप लिमिट से भी नहीं निकाल पा रहे, इससे भी नहीं निकाल पा रहे, तो फिर क्या तरीका है। तो फिर एक तरीका और है, क्या कर सकते हैं आप, उस गिवन फंक्शन में, आप गिवन फंक्शन में जहां जहां पर जेड लिखा है, ध्यान से सुनना, जहां जहां पर जेड लिखा है उसकी जगह पर 1 अपॉन जेड लिख दो। क्या लिख दो, 1 अपॉन जेड।
अब एक बात बताओ, आपको इन्फिनिटी पे निकालना था रेजिड्यू, आपने जेड का बना दिया 1/z, तो अब आपका इन्फिनिटी का क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी का 1/∞ कितना होता है 0, तो इसका मतलब z इक्वल टू आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब यह है आप z की जगह 1/z कर दो, है ना, और उसके बाद 1/z करने के बाद उस फंक्शन में 1/z² से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो ये फंक्शन आएगा नया, इसका रेजिड्यू निकालो 0 पे, और 0 पे कैसे निकालते हैं रेजिड्यू आपको जानते हैं, 0 पे निकालने का मतलब 0 एक सिंपल पोल है, तो पुराने वाले फॉर्मूले से रेजिड्यू निकालो 0 पे, और जब 0 पे रेजिड्यू आ जाएगा तो जो भी रेजिड्यू आपका आएगा उसमें माइनस साइन लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो हमारे इन्हीं दो फॉर्मूले से काम चल जाएगा, इसका जब यूज आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो इन दोनों फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, इवेल्युएट द रेजिड्यू, इसका रेजिड्यू निकालना है, कहां पर कैलकुलेट करना है, इन्फिनिटी पे। देखो इन्फिनिटी लिखा है, तो अब जरा कैलकुलेट करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस फंक्शन को लिख लेता हूं, एफ जेड इक्वल टू z² डिवाइडेड बाई z-1, z-2 और z-3, ये आ गया। अब आगे देखो, तो इन्फिनिटी पे रेजिड्यू निकालना है। इन्फिनिटी पे देखो दो तरीके हैं, या तो हम एक्सपेंशन करें या हम ये फॉर्मूला लगाएं। अब इसमें एक्सपेंशन करना तो आसान नहीं दिखाई दे रहा, अगर आप ध्यान से देखें तो डिफिकल्ट हो जाएगा एक्सपेंशन इसका, है ना। तो क्या करें, एक्सपेंशन करना डिफिकल्ट है, लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट वाला फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, क्या है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z f z। तो लगा देते हैं इस फॉर्मूले को, देखो जरा। तो रेजिड्यू मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, चलिए पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, रेजिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, z टेंड्स टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में माइनस z और एफ जेड, ये फॉर्मूला है मेरे पास, ये रहा, यहां पर ये z है, तो z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z एफ जेड। ठीक है, चलिए अब यहां पर बस वैल्यू पुट करनी है, बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस z, एफ जेड कितना है, z² अपॉन z-1, z-2, z-3। यहां से अब एक चीज देखो जरा, ऊपर बना हमारा z³, ऊपर कितना बना, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस का z³ अपॉन z-1, z-2, z-3। क्या मैं अभी लिमिट लगा सकता हूं? देखो लिमिट आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ रखी है, और हम लिमिट यूनिट नंबर 3 में भी काफी ज्यादा पढ़ चुके हैं, और ये बहुत सिंपल से लिमिट है। हम लिमिट तब तक अप्लाई नहीं कर सकते तब तक हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है। देखो यहां पर अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूं तो ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करें? बहुत आसान है, इसमें से z कॉमन लो, इसमें से भी z कॉमन लो, इसमें से भी z कॉमन लो, तो बाहर आ जाएगा z³, 3 बार z कॉमन आएगा, तो z³ से z³ कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद लिमिट लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर देखो रेजिड्यू z इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर आ रहा है माइनस का z³, नीचे आ रहा है, तीनों में से मैं z को कॉमन लूंगा तो z³ ही बचेगा बाहर। अब देखो यहां कितना आ जाएगा, z कॉमन आ चुका, तो 1 - 1 अपॉन z, पहले ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन 1 माइनस z, 1 - 1 अपॉन z, दूसरे ब्रैकेट में आएगा z कॉमन लेंगे 1 - 2 अपॉन z और 1 - 3 अपॉन z, ये आ जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको? यहां से मैंने z कॉमन ले लिया तो 1 - 1 अपॉन z, 1 - 2 अपॉन z, 1 - 3 अपॉन z, बस उसके बाद लिमिट लगा देंगे। तो यहां पर अब देखो पहले तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 1 - 1 अपॉन z, 1 - 2 अपॉन z और 1 - 3 अपॉन z, ये बचा। अब यहां पर लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। देखो अब आप यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा -1, ऊपर आ जाएगा -1, नीचे देखो जरा, यहां पर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है,
तो यानी कि 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 2 अपॉन इंफिनिटी और 1 माइनस 0। तो इसका मतलब ऊपर -1 और नीचे 1 3 बार है। तो फाइनली मेरा यहां से आंसर आ गया, रेजिड्यू एट z इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू -1। यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। तो ये भी आप सब लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। फाइंड द रेजिड्यू, इसका रेजिड्यू निकालना है कहां पर, इंफिनिटी पे। अब यहां पर अगर मैं लिमिट लगाऊंगा, देखो मैं आपको पहले बता दें, अगर हम यहां पर लिमिट लगाते हैं तो ऊपर से हमारे पास जेड क्यूब है और एक जेड और आ जाएगा, क्योंकि लिमिट के फॉर्मूले में जेड आता है, ये देखो। तो ऊपर हो जाएगा जेड की पावर 4, मतलब ऊपर जेड की पावर 4, नीचे बनेगा जेड स्क्वायर, तो जेड की पावर 2 बच जाएगा। अब आप उसमें जब लिमिट लगाएंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, यानी कि इस बार लिमिट से ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो लिमिट से नहीं होगा तो क्या करें, लिमिट से नहीं होगा तो हमारे पास दो तरीके और बचे हैं, या तो हम इस फॉर्मूले से करें जो सबसे नीचे लिखा है ना, इस फॉर्मूले का यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं, इसके बिना भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। देखो मैक्सिमम आपके सभी क्वेश्चन या तो इससे हो जाएंगे या इससे हो जाएंगे। तो ऊपर वाले फॉर्मूले पे चलते हैं, एक्सपेंशन करते हैं, जेड इक्वल टू इंफिनिटी पे आंसर आ जाएगा। और इसका एक्सपेंशन बहुत आसान है, देखो कैसे। सबसे पहले आप लिखेंगे एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर -1, ये आपने लिखा। इन्फिनिटी पे आपको इसकी लिमिट निकालनी, इन्फिनिटी पे आप इसका रेजिड्यू निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे से जेड स्क्वायर को कॉमन ले लो, एक्सपेंड करना है ना। तो एक्सपेंड कैसे करेंगे जरा देखो, ऊपर है जेड क्यूब, नीचे है, इसको जेड स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं, तो 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर बचेगा। यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर बचेगा। बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर ये जो क्वांटिटी है ना, ये लेस देन 1 ही आएगी, क्योंकि जेड यहां पर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब यहां पर मैं बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगा सकता हूं, बाइनोमियल थ्योरम। तो एफ जेड इक्वल टू जेड और 1 माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर की होल पावर -1। और अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर इसको एक्सपेंड कर देंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो फॉर्मूला सबको याद है, कौन सा फॉर्मूला, 1 माइनस जेड की होल पावर -1, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस ये हमारा फॉर्मूला जेड की पावर 3, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। तो एफ जेड इज इक्वल टू, जेड तो हमारे पास बाहर है, अंदर इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 प्लस जेड, जेड मतलब यह जेड स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 4 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 6 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे ही आते चले जाएगा। यहां पर मैंने बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर दिया। अब यहां पर देखो कितना आ जाएगा, जरा ध्यान दें नेक्स्ट स्टेप में। अब मेरे पास यहां से आ गया एफ जेड इक्वल टू, जेड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 3 प्लस 1 अपॉन जेड की पावर 5 डैश डैश डैश। अब जरा फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला है कि रेजिड्यू जो होगा इन्फिनिटी पे, वो कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड, मतलब एफ जेड का एक्सपेंशन हो चुका, उसमें जो 1 अपॉन जेड का कोफिशिएंट है वही इसका आंसर होगा, बस आपको उससे पहले माइनस लगाना है। तो अब जरा यहां पर देखो ना, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन जेड in the expansion, in the expansion of fz। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, रेजिड्यू एट z इक्वल टू इंफिनिटी इज इक्वल टू -1। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। तो इस तरह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं रेजिड्यू के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, सभी क्वेश्चंस क्या है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब पूरा का पूरा टॉपिक है, चाहे रेजिड्यू आपको पोल पे निकालना हो, चाहे रेजिड्यू आपको इन्फिनिटी पे निकालना हो, दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिड्यू थ्योरम। और आप रेजिड्यू थ्योरम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसके एकेडमी में पूछे जाते हैं,
और रेजिड्यू थ्योरम में नया कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टार्टिंग का एक स्टेप, मतलब आपको केवल वहां पर इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन वहां पर जो इंटीग्रेशन होगा, वहां पर इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, हम रेजिड्यू का यूज करेंगे। मतलब कॉची रेजिड्यू थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में हम रेजिड्यू कैलकुलेट करेंगे, और रेजिड्यू कैलकुलेट करने के बाद हम उनको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और जैसे ही फॉर्मूले पुट करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में नया कुछ नहीं है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट लेक्चर आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो अभी यहां पर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप लोग ट्राई करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे रेजिड्यू थ्योरम। ओके, थैंक यू सो मच।